फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का लेसन नंबर 12 का पार्ट 2, जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जैसे फ्रिक्शन के टाइप, उसके यूजेस, उसके डिसयूजेस, ये सब। पर आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, यानी किस तरह से फ्रिक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत बन चुका है। तो रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, यानी आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है, याद करना है। अगर आपको एक मटका दिया जाए और एक ग्लास टम्बलर दिया जाए, तो फिर आपके लिए उठाना क्या ईजी होगा? आप सिंपली बोलोगे कि ग्लास का टम्बलर। अब मानिए कि ये जो ग्लास टम्बलर है ये ग्रीसी है, यानी मान लीजिए कि इसके आसपास कुकिंग ऑयल लगा है, तो क्या आपके लिए उठाना आसान होगा? नहीं। क्यों? वो आपके हाथ से छूट जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने ऑयल लगा के उसकी सरफेस को स्मूथ बना दिया और इरेगुलरिटीज़ को कम कर दिया। इरेगुलरिटीज़ कम हो गई मतलब फ्रिक्शन भी कम हो गया, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से ग्लास आपके हाथ से छूट गया। अब क्यों छूटा? क्योंकि फ्रिक्शन अगर नहीं रहेगा तो हम चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। आप ये भी याद कीजिए कि अगर आपको किसी वेट मडी एरिया पे यानी कीचड़ वाले एरिया पे चलने के लिए कह दिया जाए तो भी कितना मुश्किल होता है, या फिर वेट मार्बल फ्लोर पे चलने को कह दिया जाए वो भी बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, और फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो वो हमें होल्ड नहीं करेगा और हम गिर जाएंगे। क्या आप चल पाएंगे अगर फ्रिक्शन ना हुआ तो नहीं। हमारे चलने के लिए भी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं होता तो ना आप पेन से लिख पाते, ना आप पेंसिल से। वेन योर टीचर इज़ राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सर्फेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच गेट स्टिक टू दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यानी जब भी आपकी टीचर लिखती हैं ब्लैक बोर्ड पे तो क्या होता है, जो चॉक होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो उसके कांटेक्ट में आके उसी के पास चला जाता है और फिर टीचर लिख पाती हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? होता ये कि जो हमारा चॉक है वो कभी ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे जाता ही नहीं और ना हमें लिखा हुआ दिखता। If an object started moving, it would never stop. There would be no friction. अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना मतलब चलना, मूव करना स्टार्ट कर दिया, अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे एक बार हमने बॉल को पुश किया, फिर वो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वो रुकती है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं रुकेगी। हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होती आपके टायर्स में तो क्या होता कि आप बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते। कभी कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और कभी रुकती ही नहीं। ठीक है, अगर चल रही है तो रुकती नहीं, और अगर रुकी हुई है तो चलती नहीं। ठीक है, यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। आप जो है दीवार पे एक कील भी नहीं डाल पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, और फ्रिक्शन के बिना कोई बिल्डिंग भी नहीं बन सकती। ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल टू, पर दूसरे ही साइड देखें तो फ्रिक्शन एक एविल भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल, बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़, यानी इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें वियर आउट हो जाती हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा कि ब्रिज भी वर्न आउट हो जाती है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस हो रही है जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी वेस्ट ही जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रिक्शन एक एविल है। वाइगरॉसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाउ डू यू फील, यानी अगर आप अपने पाम्स को रब करते हो तो क्या होता है? आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सर्फेस इट कैच फायर, यानी जब आप मैच स्टिक को भी एक रफ सर्फेस के आसपास फायर कर रब करते हो तो फिर फायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट प्रोड्यूस होने से उसे इग्निशन टेम्परेचर मिल गया। देखिए, सोल्स ऑफ शूज़ वीक आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी ये जो शूज़ होते हैं इसके जो सोल्स होते हैं ये भी इसी वजह से वियर आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सरफेस पे हम चलते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पे दिया भी है, रबिंग योर पाम्स मेक योर फील वार्म, यानी जब भी हम ठंडियों में अपने हाथ को रगड़ते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट हमें वार्म करती है। जब भी हम मैच स्टिक को किसी रफ सरफेस से रब करते हैं तो फायर प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हीट मिल गई, हीट मिल गई तो इग्निशन टेम्परेचर और फिर
फायर। अब हम देखते हैं यूज़फुल फ्रिक्शन, यानी किस किस वेज में फ्रिक्शन यूज़फुल है। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एनी वन ड्राइविंग अ कार, मतलब कोई कार चला रहा है उसके लिए भी फ्रिक्शन ज़रूरी है। शूज़ आर डिज़ाइन टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन दियर सोल्स एंड द ग्राउंड। शूज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि फ्रिक्शन और उसके जो सोल्स है उसके बीच में मतलब अच्छे से फ्रिक्शन बैठ जाए। इसमें जो सोल्स है इसकी जो इरेगुलरिटीज़ है वो उसके साथ अच्छे से इंटरलॉक हो सके ताकि हम आराम से चल सकें। तो अब हम देखते हैं क्या फ्रिक्शन के एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ड्यू टू फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट अ पोजीशन एंड शिफ्ट, यानी फ्रिक्शन की वजह से किसी भी चीज़ को हम होल्ड कर पाते हैं, वो उसकी पोजीशन पे रहता है और शेप्ड रहता है। ड्यू टू अब डिसएडवांटेज देखते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज़ वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स वियर आउट भी होते हैं। ठीक है। लुब्रिकेशन इज़ यूज टू अलाउ द पार्ट्स टू मूव ईजर एंड टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, यानी लुब्रिकेशन है एक मेथड जिसमें हम उसमें ऑयल डाल के फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि चीज़ें आसानी से मूव कर सकें। ग्रीजिंग इज़ डन इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द बाईसाइकिल, यानी बाईसाइकिल्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें हम ग्रीजिंग करते हैं, यानी ग्रीज लगाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसी की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्रिक्शन, जैसे कि रनिंग में मदद कराता है, वॉकिंग में। ठीक है, यानी रनिंग और वॉकिंग में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स टू मूव द ऑब्जेक्ट विथ हाई स्पीड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड से मूव करने में मदद करता है। फ्रिक्शन मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट व्हेन वन हैज़ टू मूव द ऑब्जेक्ट, यानी फ्रिक्शन कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर जाता है जब हमें किसी भारी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो। भारी अलमीरा को मूव करना हो तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो यानी फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अगेन डिसएडवांटेज देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन द रिट्स ऑफ स्किन ऑफ आवर फार्म फिंगर्स एंड आवर पाम इनेबल अस टू ग्रैब एंड होल्ड ऑब्जेक्ट, यानी फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम अपने फिंगर्स और पाम में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करके रख सकते हैं। जैसे कि बैडमिंटन में प्लेयर्स रैकेट को होल्ड करके रखते हैं तो उसमें भी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। अब डिसएडवांटेज, इन द रोलर स्केटिंग रोलिंग शूज एंड स्मूथ सरफेस आर यूज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, यानी जो स्केटिंग करते हैं हम तो उसके लिए हमें स्मूथ सरफेस चाहिए। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा, और वही अगर हम नॉर्मल सरफेस पे करेंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है और हम नहीं कर पाएंगे। द एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू हीट एंड एनर्जी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसका स्टेट चेंज करना चाहते हैं, यानी रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट करना चाहते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, पर फ्रिक्शन की वजह से जब वो फेल हो जाता है तो जो एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी, थस एनर्जी इज़ बीइंग वेस्टेड, यानी अगर हमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी पड़ेगी। अब ज़्यादा एनर्जी पड़ रही है इसका मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी, तो वो एक डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएं और घटाएं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन, यानी पिछले कुछ जो हिस्से थे स्लाइड से उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्रिक्शन कहीं कहीं पे डिज़ायरेबल है यानी इसकी ज़रूरत है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड, क्या कभी हमने सोचा है कि जो हमारे शूज़ के सोल्स होते हैं वैसे ग्रूव्ड क्यों होते हैं? सो दैट यू कैन मूव सेफली, अब ऐसा इसीलिए होता है ताकि वो फ्लोर से अच्छे से ग्रिप बना सके और हम आसानी से चल सकें। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ठीक उसी तरह जो टायर्स होते हैं कार ट्रक और बुलडोजर के वो अच्छी ग्रिप देते हैं ग्राउंड को। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobile, यानी अगर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है तो हम ब्रेक पैड्स का यूज़ करते हैं। When you are riding a cycle, the brake pads do not touch the wheels, पर जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो व्हील्स को टच नहीं करते। But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction, ये पैड्स मोशन को रोक लेते हैं फ्रिक्शन की वजह से। The wheel stops moving, और व्हील मूविंग करना बंद कर देता है। You might have seen that कबड्डी players rub their hands with soil for a better grip ऑन देयर अपोनेंट्स, आपने ये भी देखा होगा कबड्डी खेलते वक्त कि जो भी कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं वो खेलने से पहले अपने हाथों में मिट्टी क्यों लगाते हैं? क्योंकि मिट्टी लगाने की वजह से उनके हाथ की सरफेस रफ हो जाती है और फिर ग्रिप अच्छे से बनती है लोगों को पकड़ने में। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, जिमनास्टिक जो करते हैं वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो एक ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जिससे वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके और फिर ग्रिप भी अच्छी हो जाए।
पर कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती है जहाँ पे फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है, और फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल है, उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। जैसे कि हम कैरम बोर्ड जब भी खेलते हैं तो हम इस पर हल्का सा पाउडर डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि पहले इसकी सरफेस जो होती है वो रफ़ होती है, पर जैसे ही हम पाउडर डाल देते हैं तो इसकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है। अब स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा तो जो हमारी पाइल होंगी, कॉइन होंगे, वो अच्छे से मूव करेंगे, जबकि रफ सरफेस पे ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ठीक है। When oil, grease, or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. यानी जब भी ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट जो होता है किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट में लगाया जाता है तो वहाँ पे एक पतली सी लेयर बन जाती है। ठीक है। और लेयर बन जाने के कारण वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को डायरेक्टली रब नहीं करते। सो इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड, और इसी वजह से इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है और मूवमेंट स्मूथ हो जाती है। द सब्सटेंस विच reduce frictions are called lubricants। यानी जिस सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हो, अगर वो फ्रिक्शन को कम करते हैं तो फिर वो lubricants कहलाते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। कुछ कुछ मशीन में कहते हैं कि इसमें ऑयल को लुब्रिकेंट के रूप में मत यूज़ किया जाएगा। एंड एयर कशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कभी कभी हम एयर कशन का भी यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसी फिगर दी है जिसमें हमें लुब्रिकेंट का काम बताया गया है। तो ये एक सरफेस है और इसकी एक सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच में हमने लुब्रिकेंट लगा दिया। तो इस लुब्रिकेंट से क्या होगा, उसने यहाँ पे एक लेयर बना ली, दिख रही है इस कलर से। अब ये जो लेयर है वो इन दोनों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने से रोक रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो रहा है। रेड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पाउडर, ऑयल या फिर ग्रीस। हम रोलर्स या फिर व्हील्स का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बॉल बियरिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वी स्प्रिंकल पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम उस पर पाउडर डालते हैं, किस लिए? फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि जो पाइल्स है वो स्मूथली मूव कर सके। ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही जो मशीन्स होती हैं उनके मूविंग पार्ट्स पे ऑयल या ग्रीस लगाया जाता है। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए गाड़ियों में व्हील्स लगाए जाते हैं। ठीक है। बॉल बियरिंग्स भी लगाए जाते हैं सीलिंग फैंस, बाईसाइकिल और व्हीकल्स में, ताकि फ्रिक्शन को कम कर सकें। Unless a force is constantly applied, friction will slow all motion to a stop eventually। यानी एक फोर्स जब तक अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक फ्रिक्शन जो है वो मोशन को कम कर देगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली गेट रिड ऑफ फ्रिक्शन बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। यानी हम पूरी तरह से फ्रिक्शन को तो नहीं हटा सकते, पर हाँ, इसके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। The friction between a shaft and an outer part of a machine produce a lot of heat। यानी शाफ्ट और किसी भी मशीन का जो आउटर हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। Can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricants? यानी बूझो जो है वो सवाल कर रहा है, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ही फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट लगाए थे? तो फिर पहेली ने कहा फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब हटा दे, यानी फ्रिक्शन को हम कभी भी पूरी तरह से नहीं हटा सकते हैं। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, छोटी से छोटी, बहुत ही छोटी हो भले ही, पर इरेगुलरिटीज़ तो होती ही है किसी भी सरफेस में। अब आते हैं व्हील्स रेड्यूस फ्रिक्शन, यानी व्हील्स कैसे फ्रिक्शन कम करती हैं। तो जो हमारे ट्रॉली बैग्स होते हैं अगर वो ऐसे ही होते तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता, उसे मूव करना आसान नहीं होता, पर जैसे ही व्हील्स लगा दिया है मूव करना आसान हो गया है। और यहाँ पे भी कुछ दिया है, when one body rolls over the surface of another body the resistance to its motion is called rolling friction। कोई भी बॉडी जब किसी और बॉडी के सरफेस पे रोल करती है तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रोलिंग जो है उससे फ्रिक्शन कम होता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। यानी किसी भी बॉडी पे स्लाइड करने से ज़्यादा आसान होता है रोल करना। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। और यही रीज़न है कि जो ट्रॉली बैग्स होते हैं उसमें भारी सामान है, तो अगर हम उस पर रोलर्स लगा देंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सिंस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन दी
अभी हमने पढ़ा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसीलिए स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स, यानी बॉल बियरिंग्स का हम यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो है हब्स और एक्सल, सीलिंग फैन और बाईसाइकिल के। अब यहाँ पे देखो बॉल बियरिंग की पिक्चर्स दी है। अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, हम ये तो जानते हैं कि एयर काफ़ी हल्की और थिन होती है। येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट, फिर भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास से पास कर रहा है तो वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, ठीक उसी प्रकार वाटर और बाकी के लिक्विड्स जो होते हैं वो भी फ्रिक्शन लगाते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट उनसे मूव करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स, यानी साइंस में गैसेस और लिक्विड्स को हम कहते हैं फ्लूइड, यानी गैस प्लस लिक्विड इक्वल्स टू फ्लूइड। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम, यानी जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके आसपास से मूव करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग, यानी वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स लगाते हैं वो कहलाता है ड्रैग। The frictional force of an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid, यानी अगर हमें देखना है कि फ्लूइड कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है तो ये उस फ्लूइड और साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के शेप और साथ ही साथ उस फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। It is obvious that when many objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. यानी ये तो बात ऑब्वियस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड से मूव कर रहा है तो उसे उस फ्रिक्शन से ओवरकम करना पड़ेगा। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, और इसी प्रोसेस में एनर्जी लगती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसका मतलब कि हम फ्रिक्शन को कम करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, पर जो ऑब्जेक्ट्स इसी काम के लिए बने हैं यानी इन्हीं फ्लूइड से गुजरने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल शेप होते हैं। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स, यानी अब सोचिए आपकी साइंटिस्ट को ये सब शेप्स कहाँ से मिलते हैं। यानी जैसे कि प्लेन का काम तो यही है कि वो हवा से लोगों को ले जाए, तो अब उसके लिए एक स्पेशल शेप है, तो अब साइंटिस्ट को ये शेप दिमाग में आया कहाँ से, तो सिंपल सी बात है, उन्हें नेचर से आया। बर्ड्स और फिश, बर्ड्स को वाटर में और बर्ड्स को एयर में और फिश को वाटर में मूव करना पड़ता है, यानी हमेशा उन्हें फ्लूइड्स में मूव करना होता है। इसीलिए उनकी बॉडी का एक स्पेशल शेप होता है ताकि वो एनर्जी को कम लॉस करे और फ्रिक्शन को ओवरकम भी कर ले। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6, इसके बारे में अपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। आप एरोप्लेन के शेप को ध्यान से देखो, क्या उसके और बर्ड के शेप में सिमिलैरिटीज़ होती है? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। असल बात तो ये है कि जो भी व्हीकल्स होते हैं सारे व्हीकल्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। सिमिलरली इन शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड एन बर्ड, यानी ये एक एरोप्लेन की तस्वीर है और ये एक बर्ड की, दोनों के शेप में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। एक विंग है तो इसके विंग को इसकी विंग से कंपेयर कर सकते हैं, इसकी टेल का कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया और इसके बाकी बीच का हिस्सा हो गया एरोप्लेन का बॉडी। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हमें उस सरफेस की रफनेस को बढ़ाना होगा। जैसे कि शूज़ के सोल्स जो हैं उनमें बड़े होते हैं, व्हीकल्स के टायर में होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो अब हमने जितना भी पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट मैप से उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक वो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, स्लाइडिंग वो जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो, और रोलिंग वो जहाँ पे वो रोल कर रहा हो। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन में गुड फ्रिक्शन और बैड फ्रिक्शन। ठीक है, तो गुड फ्रिक्शन यानी फ्रैक्शन किस किस तरह से मदद करता है, तो किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, नेल को वॉल में पिन करने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, और फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब बैड किस तरह से है, इससे वियर और टियर आता है और साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी होता है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ बॉल बियरिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम फ्रिक्शन में एक और चीज़ हमें देखनी है, फ्रिक्शन कॉज्ड बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन द सरफेस। यानी फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, और ये दोनों सरफेस पे होता है, यानी लाइट वाले पे भी और हैवी वाले पे भी, और दोनों पे ही उतना ही असर दिखाता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी इस साइड मूव कर रही है, यानी इसका मोशन इस साइड है, पर फ्रिक्शन इसे उस साइड ले जा रहा है, ठीक है। फिर आता है ड्रैग शेप। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनका काम फ्लूइड्स को ही कवर करना होता है, तो उनके कुछ स्पेशल शेप्स होते हैं, ठीक है, और वही शेप कहलाता है ड्रैग, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एरोप्लेन्स और बर्ड्स के सिमिलैरिटीज़, फिशेस की सिमिलैरिटीज़, उनके शेप को ही हम ड्रैग कहते हैं। So now thank you. Wish you like the video. Thanks for watching the video.